सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 23 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा के हक में यूरोप से पहली बड़ी गूंज, नीदरलैंड्स के फॉरेन मिनिस्टर ने दिया इस्तीफा। गजा में रेजिस्टेंस का हमला, आईडीएफ के सिपाही ढेर, टैंक पर हमला, मोर्टार से बरसाए गए गोले। यमन से इसराइल पर हुआ हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक, बेन गुरियन एयरपोर्ट ठप, लाखों सेटलर्स बंकरों में भागे। ईरान का अल्टीमेटम, जंग चाहिए तो जंग ही सही, मगर ईरान कभी नहीं झुकाएगा सर। और हिजबुल्लाह के अड्डे पर इसराइल का हमला, एयर स्ट्राइक से मचाई तबाही। ये थी कुछ हेडलाइंस, इनके अलावा भी होंगी खबरें। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। फलस्तीन के हक में यूरोपियन मुल्क के एक मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और उधर नेतन्याहू नाम का प्राइम मिनिस्टर अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए गजा में जंग जारी रखे हुए है, जहां हर रोज कई कत्लेआम हो रहे हैं। गजा और वेस्ट बैंक में जारी कत्लेआम के बीच यूरोप से इसराइल को एक बड़ा झटका लगा है। नीदरलैंड्स के फॉरेन मिनिस्टर कैस्पर वेल्डकैंप ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वजह बनी उनकी वो सख्त तजवीज़ें जो इसराइल के ख़िलाफ़ थीं, लेकिन उनकी ही कोलिशन पार्टियों ने, उनकी गवर्नमेंट की पार्टियों ने उन पर रोक लगा दी। वेल्डकैंप ने कहा कि उन्होंने डच पार्लियामेंट यानी कि नीदरलैंड की पार्लियामेंट से ये वादा किया था कि इसराइल के ख़िलाफ़ ज़रूरी कदम उठाएंगे, लेकिन उनकी पार्टनर पार्टियों ने, वीवीडी ने और बीबीबी ने नए एक्शंस का अपोज किया, उनकी मुखालफत की। ऐसे में उन्हें यकीन नहीं रहा कि वो अपने प्लान्स लागू कर पाएंगे और उन्होंने कुर्सी छोड़ने का फैसला कर लिया। ये चाहते थे कि इसराइल पर और सख्त एक्शन लिए जाएं और सख्त पाबंदियां ली जाएं, लेकिन इनके साथी इनके खिलाफ हो गए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद डच सियासत में ज़लज़ला आ गया। एनएससी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि वो अब हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेगी। नीदरलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एडी वैन हिज़म ने साफ कहा, इसराइल की हरकतें इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, अब एक लाइन तो खींचनी ही होगी। दूसरी तरफ इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू गजा में जंग जारी रखकर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की जुगाड़ में लगा है, जबकि वहां हर रोज दर्जनों बेगुनाहों का कत्लेआम हो रहा है। नीदरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर कैस्पर वेल्डकैंप से आज दुनिया भर के लीडर्स को, दुनिया भर के नौजवानों को सीखना चाहिए कि जब उसूलों और सही का साथ देने का वक्त आ जाए तो ज़ाती नुकसान और ज़ाती मफाद या फ़ायदे कैसे किनारे रख देने होते हैं। इस इस्तीफे से गजा की जंग या दुनिया के स्टैंड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गजा के हक में हुआ ये पहला इस्तीफा बताता है कि गजा के हक में आवाज़ बुलंद करने के लिए सिर्फ मोमिन होना ज़रूरी नहीं, सिर्फ आम इंसान होना ज़रूरी नहीं, सिर्फ तकरीरें करना ज़रूरी नहीं, कोई एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाने वाला होना ज़रूरी नहीं, किसी को गाली देने वाला और किसी की तारीफ़ करने वाला होना ज़रूरी नहीं। गजा के हक में आपका बस सच्चा होना, एक अच्छा इंसान होना और बिना किसी फ्यूचर प्लानिंग के खड़े होना ही काफ़ी है। कैस्पर वेल्डकैंप से हमें बहुत सीखने की ज़रूरत है, लेकिन उम्मीद कम है। गजा में आईडीएफ के खिलाफ रेजिस्टेंस मूवमेंट लगातार हमले कर रहे हैं। आईडीएफ के सिपाही ढेर हुए हैं, टैंक पर हमला हुआ है, मोर्टार से गोले बरसाए गए हैं। ये खबर गजा से आई है। गजा में जारी इसराइली हमलों के बीच फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों या रेजिस्टेंस मूवमेंट्स ने भी ज़मीनी जंग में इसराइली फ़ौज को करारा जवाब दिया है। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स और अल-क़ुद्स ब्रिगेड्स ने अलग अलग ऑपरेशंस में इसराइली फ़ौजी टीम्स और मिलिट्री मशीनरी को निशाना बनाने का दावा किया है। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स यानी कि जो हमास का फ़ौजी विंग है, उसने बयान जारी करके बताया कि उसके लड़ाकों ने एक इसराइली फ़ौजी को उस वक्त गोलियों से भून डाला जब वो अपने मरकेवा टैंक से बाहर निकला था। हमले के बाद इसराइल को अपने ज़ख्मी फ़ौजियों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स उतारने पड़े। वहीं अल-क़ुद्स ब्रिगेड, जो कि फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का आर्म्ड विंग है, हथियारबंद धड़ा है, उसने ऐलान किया कि उन्होंने 60 mm मोर्टार शेल से इसराइली आर्मी की मशीनरी पर सीधा हमला किया। गजा में रेजिस्टेंस मूवमेंट्स के इन लगातार हमलों से आईडीएफ की मुश्किलें बढ़ रही हैं और साबित हो रहा है कि इसराइली ज़मीनी कब्ज़ा इतनी आसानी से कामयाब नहीं होगा। बात यमन के हूथीज़ की। हूथीज़ फाइटर्स ने या हूथी लड़ाकों ने इसराइल के कब्ज़े वाले इलाकों में एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया। यमनी आर्म फोर्सेस ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पैलेस्टाइन 2 टाइप से सीधा बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया। ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी, जो कि मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है यमनी आर्म फोर्सेस के,
उन्होंने एक वीडियो जारी करके ऐलान किया कि मिसाइल इसराइली डिफेंस सिस्टम्स को चीरते हुए सीधे अपने टारगेट्स पर लगी। सारी के मुताबिक इस हमले से इसराइली फौज में भारी अफरा तफरी मच गई। लाखों सेटलर्स को बंकरों और शेल्टर से भागना पड़ा और एयरपोर्ट का पूरा ऑपरेशन रोकना पड़ा। इसके साथ ही यमनी एयरफोर्स ने इसराइल पर ड्रोन अटैक भी किए, एक मिलिट्री साइट और एक अहम टारगेट पर, जाफा और एशकेलॉन में। सारी का दावा है कि दोनों मिशन कामयाबी से पूरे कर दिए गए। ये अलमसीरा टीवी के हवाले से खबर थी। अलमसीरा हुथीस के कंट्रोल वाला मीडिया हाउस है, लेकिन इसराइली मीडिया को भी पढ़ना चाहिए। मैंने वहाँ जाके आपको दिखा नहीं रहा, वहाँ जो पढ़ा तो उन्होंने कहा कि रास्ते में ये इंटरसेप्ट हो गई और हवा में ही वो मिसाइल टुकड़े टुकड़े हो गई। मैंने जब रात इस ट्वीट को पढ़ा था करीबन 2:30-3 बजे, तब उस तरीके से खबर को पेश किया जा रहा था कि हुथीस ने ऐसी मिसाइल दागी जो हवा में ही कई टुकड़ों में बट गई और इसराइली एयर डिफेंस को उसे रोकना मुश्किल हो गया। खबर को अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है। सोशल मीडिया पर बहुत झूठ चल रहा है। बहुत बड़ा ट्विटर हैंडल है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा अभी। मतलब जो क्लेम खुद याहिया सारी नहीं कर रहे कि हमारी कोई ऐसी मिसाइल नहीं थी कि जो टुकड़ों में, क्लस्टर मिसाइल थोड़ी ना थी, लेकिन सोशल मीडिया पर यह उस मिसाइल की हवा में टुकड़े हो गए तो क्या कहा गया, देखो हा टुकड़ों में बट गई मिसाइल, 10 जगह निशाने मारेगी। मेरा कहने का मकसद यह है कि होशियार और बेदार रहना बहुत ज़रूरी है कि खबर क्या है। इसीलिए मैंने आपको अलमसीरा के हवाले से खबर दिखाई कि भैया अगर आगे आप कहीं देखें कि कई टुकड़ों में बटने वाली मिसाइल लगी तो याहिया सारी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। सच को सच की तरह समझना, सुनना और पेश करना बहुत ज़रूरी है। अब बात ईरान की, जहाँ से सीधा और साफ ऐलान हुआ है कि अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी दबाव में, किसी भी प्रेशर में झुकने वाला नहीं है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अली लारिजानी। इनका नाम याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा अब चर्चा में रहने वाले हैं और ये एडवाइज़र भी हैं खामनेई साहब के। अली लारिजानी ने सख्त लहजे में कहा कि अगर दुश्मन जंग चाहता है तो जंग ही सही, मगर हम न सर झुकाएंगे न सरेंडर करेंगे। लारिजानी ने उन दावों को बकवास करार दिया जिसमें कहा जा रहा था कि ईरान को ज़बरदस्ती झुकाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हालिया जंग में ईरानी कौम ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी हालात में सरेंडर नहीं करेगी। ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल ने साफ किया कि बातचीत तभी मुमकिन है जब दूसरी तरफ वाले ये मान लें कि जंग लड़ना बेकार है और मसाइल सिर्फ डायलॉग से हल होंगे, वरना सिर्फ दिखावे के लिए नेगोशिएशंस का नाम लेना असली बातचीत नहीं कहलाता। लारिजानी ने आखिर में कहा कि अगर उन्हें जंग करनी है तो कर लें, मगर जब शिकस्त खाकर पछताते हुए वापस लौटेंगे तब भी उन्हें बातचीत की मेज़ पर ही वापस आना होगा। यानी ईरान कह रहा है कि जो काम रुस्वा होकर करना चाहते हो भाई, उसे पहले ही कर लो, रुस्वाई बचा लो, मुज़ाकरात कर लो, हल कर लेते हैं मामला। तुम भी फ़ायदे में रहो, हम भी फ़ायदे में रहें, थोड़ा हम पर से सैंक्शंस उठाओ। बात तो सारी वही है ना, अमेरिका तक जाती, भले हमला इसराइल करें, सैंक्शंस हटाओ, हम अपने प्रोग्राम को तो रिड्यूस करने को तैयार हैं, बंद नहीं करेंगे। गज़ा की कुछ और खबरों का रुख करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमैनिटेरियन चीफ ने कहा है कि गज़ा फेमाइन ओपनली प्रोमोटेड बाय इजराइल, कि गज़ा में जो भुखमरी का आलम है, जो कहत का आलम है, जो फेमाइन है, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल है। वो ऐसा कोई नहीं, जाहिर सी बात है जंग के दौरान ये हालात बने तो इसे बनाने वाला कौन है? आपने मुहासरा कर डाला है, पूरे गज़ा का वैसे ही कर डाला था, लेकिन अब तो आप मदद के ट्रक्स भी नहीं जाने दे रहे। आपने पूरी एड रोक ली, तो आप चाहते ही यही हो कि सारे लोग भूखे मर जाएं। टॉम फ्लेचर ने कहा है कि फ़ौरन सीज़ फायर होना चाहिए और मदद का जो है काफ़िले के काफ़िले जाने देने चाहिए। अब यूएन कह रहा है कि भुखमरी के लिए इसराइल जिम्मेदार है। पहली बात कंफर्म हो गई भुखमरी। रात ही मैंने आपको बता दिया था कि ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है कि फेमाइन है और मिडिल ईस्ट में ऐसा पहली बार है कि कहत का, भुखमरी का ऐलान किया गया है। नेतन्याहू, अब जेफीड की खबर देखिए, नेतन्याहू क्या कह रहा है कि आईपीसी की जो रिपोर्ट आई है गज़ा के फेमाइन पर कि गज़ा में भुखमरी फैल रही है, ये टोटली सफ़ेद झूठ है। वो ये कह रहा है और ये कह रहा है कि सब कुछ जो है फेक है, ऐसा कोई भुखमरी नहीं है, खूब भर भर के खाना खा रहे हैं। ठीक, लेकिन मैं किसी खबर की डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक ही
مزاج کی ایک ہی زمین کی 3-4 خبریں ہیں. تیسری اس کی خبر بتا رہا ہوں میں. پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ غزہ میں جینوسائیڈ جو ہو رہا ہے، انادولو کی خبر دیکھیں، اس میں اب تک آفیشلی 62,300 لوگ شہید ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور فیمائن جو ہے، بھوک مری جو ہے اور گہراتی جا رہی ہے. 2060 لوگ جو ہیں وہ اب تک 2060 لوگ وہ مارے گئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں جو قطاروں میں راشن لینے کے لیے کھڑے تھے. اور 273 بھوک سے، اسٹارویشن سے مرے ہیں جب سے غزہ کا یہ محاصرہ کیا گیا ہے 7 اکتوبر 2023 سے. 2073 ورنہ تو 18-20 سال کب سے محاصرہ ہے. 273 لوگ اسٹارویشن سے مرے. اور نتنیاہو کیا کہتا ہے؟ کوئی بھوک مری نہیں ہے، کوئی بھوک مری نہیں ہے. انادولو کی اگلی ہیڈ لائن دیکھیے. ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا یہ بیان ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر غزہ کو صاف پانی سے محروم کر رکھا ہے. کھانا نہیں، پانی نہیں. ایسا لگ رہا ہم کربلا میں ہیں اور ہمارے سامنے کوئی وہ مردود یزید ہے. ہم اس کی کہانیاں روز کی پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. ایم ایس ایف کا کہنا ہے کہ 22 مہینوں کی بمباری اور بندشوں کے بعد غزہ میں صاف پانی کی تعداد، یا یوں کہیں کہ جو بھی ریزروائرز ہیں وہ پوری طرح سے جو موجود ہیں وہ ناکافی ہیں. پیاسے بہت ہیں، حلقے سوکھی بہت ہیں، لاکھوں کی تعداد میں سینکڑوں کا بھی پانی نہیں ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی سے بھی محروم کر دیا. اور کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی بھوک مری نہیں ہے. ڈیتھس فرام، اگلی ہیڈ لائن دیکھیے. ڈیتھس فرام اسٹارویشن ان غزہ میں اماؤنٹ ٹو وار کرائم. یو این رائٹ کے چیف کا کہنا ہے کہ جو بھوک سے موتیں ہو رہی ہیں غزہ میں، ہو سکتا ہے کہ انہیں، یا ہو کیا سکتا ہے، وہ وار کرائم کے ہی معاملوں میں جڑیں گی اور اسرائیل کے سر پر یہ وار کرائمز اور زیادہ جڑتے رہیں گے. حزب اللہ کے ایک ہتھیار گودام پر ساؤتھ لیبنان میں حملہ ہوا ہے. اسرائیل نے پھر سے ایئر اسٹرائک کی ہے اور اس کے بارے میں پوری ذمہ داری آئی ڈی ایف نے لی بھی ہے. تو حزب اللہ کے اڈوں پر چن کر لگاتار اسرائیل حملہ کر رہا ہے. حزب اللہ خاموش ہے. جس دن سے سیز فائر ہوا ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور ادھر حزب اللہ کے ہتھیار چھیننے کی کوششیں بھی تیز ہو چکی ہیں. دیر کفا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے حزب اللہ کے ویپن ڈپورٹس پہ. اور اس سے پہلے ہی ایک حزب اللہ سے لنکڈ ایک کہا جا رہا ہے کہ سینئر کوئی ممبر تھے حزب اللہ کے، ان پر بھی حملہ کر کے ان کی جان لی گئی تھی. اس کے بعد یہ ہتھیار ڈپورٹ پر حملہ ہوا ہے. آئیسس سر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. ISIS جیسی دہشت گرد تنظیم ایک بار پھر سے سیریا میں سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. اور دیر زور میں انہوں نے ایک خودکش حملہ کرنے کی سوچی تھی، لیکن وہاں پر الشرا کی جو حکومت ہے ان کی فورسز اور ISIS کے ان لڑاکوں کے بیچ یا ان دہشت گردوں کے بیچ باقاعدہ انکاؤنٹر ہوا جس میں دونوں دہشت گرد مارے گئے. لیکن اس میں سیریا کی فورس کا ایک پولیس افسر بھی مارا گیا. یمن نے کل جمعے کے روز ریلیز نکالنی تھیں اور ان سب نے جو ہے اسرائیل کے خلاف، فلسطین کے حق میں نعرے لگائے، اور لاکھوں کی تعداد میں یمن میں ہر بار لوگ جٹتے ہیں. یہ ایک تصویر تھی جو دکھا دی. ہاں، ایک انڈیا سے خبر لینی سر لازم تھی. اتراکھنڈ جو ہمارا اسٹیٹ ہے خوبصورت، اس میں ایک جگہ ہے چمولی، بہت خوبصورت ہے، برف سے ڈھکی رہتی ہے. اور وہاں پر اب بادل پھٹا ہے، 2 لوگ لاپتہ ہیں. جب تک میں جو ہوں وہ پڑھ رہا ہوں یہی اپڈیٹس ہیں. اور 80 گھروں میں 2 فیٹ تک ملبہ بھر گیا ہے. دکانیں، بازار تباہ ہو گئے ہیں، گاڑیوں کو نقصان ہے. آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آج کل برسات کے دنوں میں آپ پہاڑ کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز مت کریے. میں تو بس کان سے گولی نکلی تھی جو میں ابھی پچھلے مہینے گیا تھا گھومنے، اور آ گیا صحیح سلامت. اس کا کرم ہے، ورنہ بارش ہو کے پانی آنے لگا تھا سڑکوں پر. تو ابھی پہاڑوں پر نہ جائیں. بہت ہی اوسم لگتا ہے موسم، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے چوسم ہو جاتا ہے. آپ اٹک جائیں گے، پہاڑ سڑک پر آ جائیں گے اور آپ کے لیے بڑی مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی. تو پہاڑوں کے لوگوں کے لیے دعا کیجیے اور اپنا خیال رکھیے. سلامت رہیے، خوش رہیے.